12 अगस्त 1972 बारिश के घने बादलों से आधी रात का अंधेरा और भी ज्यादा गहरा चुका था। पाकिस्तान की रावलपिंडी जेल के फर्श से कुछ ईंटें और निकलते ही इतनी जगह बन गई थी कि आदमकद शरीर नीचे से आराम से खिसक सके। नीचे एक सुरंग महीने भर की मेहनत से पहले ही बनाई जा चुकी थी, पहले ही तैयार की जा चुकी थी। एक के बाद एक 3 कैदी सरकते हुए सुरंग से आखिरी छोर तक आए। तीनों में सबसे पहले ने सतही मिट्टी को जोर से धकेला तो तीनों के मुंह पर धूल का एक गुबार आया। एक पल को लगा पकड़े गए। बारीकी से सर उठाया तो सामने चारपाई पर एक सिपाही सुस्ता रहा था। वॉच टावर से आती हल्की रोशनी में सिपाही का ढका चेहरा देखकर इन फरार होने वालों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। दबे पांव तीनों निकले और पीछे की दीवार फांद कर माल रोड के रास्ते पर आ गए। हम आजाद हो गए, एक ने खिलखिलाते हुए कहा। दूसरे ने तुरंत उसकी खुशी पर लगाम लगाई, अभी नहीं। इन्हीं के साथ एक तीसरा भी था जो अभी आगे की राह सोच ही रहा था। वो तीसरा जो 71 की जंग में हवा से गोलियां बरसाते हुए आगे बढ़ा था, लेकिन अब 8 महीने से पाकिस्तान में युद्धबंदी की तरह जिंदगी काट रहा था। ये इंडियन एयरफोर्स का वो जाबाज था जिसने 65 की जंग में भी एक हाथ से जेट उड़ाया था। 71 में भी दुश्मनों के दांत खट्टे किए थे। पकड़ा गया था तो चकमा देकर रावलपिंडी जेल से फरार हो गया था। लेकिन अभी बहुत कुछ था जो अभी भी उसका इंतजार कर रहा था। क्या वो वापस कभी हिंदुस्तान लौट सका? नमस्ते और स्वागत, मैं अभिषेक। तारीख में आज किस्से भारतीय वायुसेना के विशिष्ट वीर दिलीप कमलाकर पारुलकर। ये पहली बार नहीं था जब पारुलकर पाकिस्तान घुसे और लौटकर वापस भी आए। एक किस्सा 1965 की जंग का भी है। तब पारुलकर को कमीशन्ड हुए करीब 2 साल भी नहीं हुए थे। 23 साल के पारुलकर तब एयरफोर्स में फ्लाइंग ऑफिसर हुआ करते थे। पंजाब के लुधियाने में हलवारा हवाई बेस पर उनकी तैनाती थी। हलवारा तब हंटर लड़ाकू विमानों की स्क्वाड्रन का बेस हुआ करता था। सितंबर शुरू होते ही युद्ध जैसे हालात दिखने लगे थे। ऐसे में एक 4 एयरक्राफ्ट फॉर्मेशन में पारुलकर और 3 और जाबाजों को पाकिस्तान में घुस के मारने के आदेश दिए गए। ये फैसला ऐतिहासिक किस्म का था। जाहिरन भारत ने इसके पहले एयरफोर्स के जरिए कभी अंदर तक घुस के पाकिस्तान में कोई ऑपरेशन नहीं किया था, वहां तक घुस के मार नहीं की थी। भारत ने 65 में ही सबसे पहले पाकिस्तान में घुस के वार किया। सरगोधा पर एयर स्ट्राइक इसी का एक हिस्सा था। सरगोधा एयर स्ट्राइक पर हमने तारीख में एक विस्तृत एपिसोड पहले किया है, उसका लिंक आपको आज के एपिसोड के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत करते हुए पारुलकर ने इस वाक्य को कुछ ऐसे याद किया था। हमें पता था कि पाकिस्तानी फौज के टैंकों पर लगी एंटी एयरक्राफ्ट गन्स हम पर फायर करेंगी। गोलीबारी करके लौटते हुए हमें दुश्मन की गोलियों का सामना करना भी पड़ा। एक गोली मेरे एयरक्राफ्ट को नीचे से चीरती हुई मेरे कंधे में आकर धंस गई। वो फायर इतना तेज था कि पलक झपकते ही गोली हेडरेस्ट को फाड़ती हुई कॉकपिट से बाहर निकल गई। खून की धार फूट गई। हम चारों अपनी फॉर्मेशन में कम्युनिकेट कर सकते थे, लेकिन मैंने ये किसी को नहीं बताया ताकि पैनिक क्रिएट ना हो। जब चारों हंटर एयरक्राफ्ट भारत की सीमा में दाखिल हो गए, तब जाकर पारुलकर ने गोली लगने की खबर कम्युनिकेट की। उनके साथियों ने उन्हें इजेक्ट करने की, तत्काल इजेक्ट करने की सलाह दी। पारुलकर नहीं माने और एक हाथ के सहारे ही जानलेवा हो सकने वाली लैंडिंग भी की। लैंडिंग दुरुस्त रही। पारुलकर को इस बहादुरी के लिए अगले साल वायुसेना मेडल से भी सम्मानित किया गया। यहाँ एक बात और जोड़ने लायक है। यूं तो पारुलकर को इजेक्ट करने के ऑर्डर को मानना चाहिए था, लेकिन अगर वो ऑर्डर मानते तो भी अपनी जान खतरे में ही डालते। जिस गोली ने उनका बायां कंधा इंजर्ड किया था, उसी से हेडरेस्ट भी फट गया था। हेडरेस्ट भी पैराशूट का हिस्सा था। अगर पारुलकर इजेक्ट करते तो शायद अंजाम कुछ और भी हो सकता था। जिस बहादुरी से पारुलकर 65 की लड़ाई लड़े थे, उसी तरह का जज्बा उन्होंने एक बार फिर दिखाया। 1971 में फिर से पाकिस्तान की सीमाओं पर तनाव बढ़ा। इस बार तनाव की जड़ भारत पाकिस्तान नहीं बल्कि पश्चिमी पाकिस्तान बनाम पूर्वी पाकिस्तान का मसला था। पाकिस्तान में पूर्वी हिस्से से पहली बार चुनी हुई सरकार देश में बनने जा रही थी। अवामी लीग के मुखिया मुजीबुर रहमान को जनता ने जनादेश दिया था, लेकिन डेमोक्रेसी को धता बताकर पाकिस्तान की सेना अत्याचार पर उतर आई। फेथ जॉनस्टन की किताब 4 माइल्स टू फ्रीडम, इसके मुताबिक पूर्वी पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश में पाकिस्तान आर्मी ने इस दौरान करीब 2 लाख लोगों को मारा।
लोग जान बचाकर भारत के पश्चिम बंगाल, असम और त्रिपुरा की तरफ भागे। वैश्विक समुदायों की सब चिट्ठियां पाकिस्तान को मिले, अमेरिका के सपोर्ट के आगे धरी रह गई। इसी क्रम में पूर्वी पाकिस्तान को भारत से इंदिरा गांधी की अगुवाई में बांग्लादेश के नाम से नया स्वरूप हासिल हुआ। बांग्लादेश के बनने में भारत पाकिस्तान जंग में भारतीयों की आहुतियां भी उतनी ही अहम रही हैं जितनी मुक्ति वाहिनी के क्रांतिकारियों की। जब मार्च 1971 में भारत पाकिस्तान का तनाव शुरू हुआ तो पारुलकर हैदराबाद से सटे डिंडीगुल में वायुसेना के ट्रेनर की भूमिका निभा रहे थे। मामला कुछ महीने यूं ही चला। फिर 3 दिसंबर को जब पाकिस्तान ने ऑपरेशन चंगेज के तहत प्रीएम्प्टिव एयर स्ट्राइक की, उस वक्त पारुलकर पंजाब के सबसे मजबूत गढ़ आदमपुर एयरबेस तैनात हो चुके थे। यानी युद्ध आया तो फिर से पारुलकर जंग के मुहाने पर खड़े थे, बिल्कुल फोर फ्रंट पे थे। 10 दिसंबर 1971 की सुबह पारुलकर अपनी 10वीं यूजुअल उड़ान पर जाने की सोच कर उठे थे। पिछले 9 दफे से वही फॉरवर्ड लाइन ऑफ इंडियन ट्रूप्स वाला रूट, एक जेब में 200 का पाकिस्तानी करेंसी नोट और एक लोडेड .38 की रिवॉल्वर दूसरी तरफ खोज कर रेकी हो रही थी। ये इंतजाम इसलिए थे कि अगर पाकिस्तानी एरिया में इजेक्ट करना पड़े तो खुद को कैसे सुरक्षित रखा जा सके और पाकिस्तानी ज़मीन का ताल्लुक दिया जा सके। लेकिन इस सुबह उन्हें आदमपुर से 125 किलोमीटर दूर का टारगेट मिला। इस बार हंटर जेट की जगह SU-7 थे। सुखोई सीरीज के ये लड़ाकू विमान 1968 में ही कंडक्ट हुए थे। उस सुबह जब फॉर्मेशन ने अपनी उड़ान भरी तो दिलीप अपनी चौथी पोजीशन पर ही थे। जैसे ही पाकिस्तानी रेंज में भारतीय SU-7 पहुंचा, टारगेट्स पर जो टैंक थे उन पर SU-7 से टीम ने गोलियां बरसानी ताबड़तोड़ चालू कर दी। पलटवार करते हुए नीचे से टैंक्स पर लगी एंटी एयरक्राफ्ट गन ने फायर खोल दिए। शुरू के जेट तो बच गया, लेकिन पारुलकर का एयरक्राफ्ट हिट हुआ। 1965 से मामला यह अलग था। पारुलकर को इजेक्ट करना पड़ा। अगले पल वो भीड़ की चपेट में थे और लोग उन्हें जो हाथ आ रहा था उससे पीट रहे थे। तभी एक वर्दी वाला आया और बोला, ये जिंदा हमारे मुल्क के ज्यादा काम आएगा। कुछ दिनों तक पारुलकर के साथ पाकिस्तानी पुलिस तफ्तीश करती रही। पारुलकर की जिंदगी के इसी हिस्से पर लिखी 4 माइल्स टू फ्रीडम के हवाले से इसका जिक्र भी मिलता है और कुछ यूं मिलता है। पारुलकर भी संजीदगी से गोलमोल जवाब देते जाते, कभी मैप गलत बताते तो कभी सुखोई की खूबियों में 3 का 5 कर देते। रोज चीजें नोटिस करते, जैसे एक संतरी की बेल्ट के बक्कल पर लिखा रावलपिंडी पुलिस, पूछताछ करने वालों के बोलने का लहजा। ऐसे ही एक दिन पारुलकर से बातें उगलवाने एक नीली आंखों वाला 50 की उम्र के लमसम का अमेरिकन आया। बाद में पता चला कि वो पाकिस्तानी एयरफोर्स के अमरीकी सलाहकार चक येगर थे। कुछ दिन और गुजरे तो 16 दिसंबर को पाकिस्तानी फौज ने सरेंडर कर दिया। भारत को सबसे बड़ी जीत के साथ 93,000 पाकिस्तानी युद्धबंदी के तौर पर मिले। उधर पाकिस्तान के हिस्से में भी पारुलकर जैसे कई भारतीय फौजी प्रिजनर ऑफ वॉर के नाम से आए। 25 दिसंबर यानी क्रिसमस की शाम को पहली बार कैदियों को एक दूसरे से मिलने दिया गया। पारुलकर इनमें से कई को पहचान गए। एक जाना पहचाना चेहरा भी था, फ्लाइट लेफ्टिनेंट MS ग्रेवाल का। कुछ ऐसे भी थे जिनसे पारुलकर की कोई खास पहचान नहीं थी, लेकिन हम वतन थे। ऐसा एक नाम था फ्लाइट लेफ्टिनेंट हरीश सिंघी का। यही वो 2 लोग थे जिनके साथ दिलीप पारुलकर ने प्लान बनाया, जो हमने शुरू में आपको बताया था, जिन 3 लोग का हमने शुरू में जिक्र किया था। 12 एयरफोर्स वालों में से ये 3 ऐसे थे जो रावलपिंडी जेल से फरार होने में कामयाब भी हुए। रावलपिंडी की जेल से भागने के बाद कुछ दिन गुजरे तो अफगानिस्तान का बॉर्डर कुल 4 मील ही दूर रह गया था, लेकिन बदकिस्मती से इन तीनों का पाला एक तहसीलदार से पड़ गया और पूछताछ की एक चूक के चलते इन्हें वापस जेल जाना पड़ा। इस बार रावलपिंडी की जगह फैसलाबाद के लयालपुर जेल थी। करीब 600 युद्धबंदियों को यहाँ रखा गया था। 24 नवंबर के दिन इंडियन एयरफोर्स के सारे युद्धबंदियों को जेल के अहाते में इकट्ठा किया गया। सामने एक स्टेज बनाई गई जिस पर पोडियम और माइक था। कुछ देर बाद पाकिस्तान के वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो जीप से उतरे और रिहाई की घोषणा की। जब यह खबर इंडिया पहुंची तो विदेश मंत्री स्वर्ण सिंह ने भी पाकिस्तान के 540 वायुसेना युद्धबंदियों की रिहाई करने का ऐलान किया। हफ्ते भर बाद वाघा अटारी सीमा पर पारुलकर और 600 से ज्यादा भारतीय वायुसेना के जवान फिर से अपनी मातृभूमि पर वापस आए। लेकिन पारुलकर के जुनून का यह सिलसिला उस दिन शुरू हुआ था जब देश आजाद हुआ था, 47 में। नागपुर में भी जश्न का माहौल था। एयरफोर्स ने नागपुर में आज़ादी के चलते एक एयर शो रखा था। अपने पापा की साइकिल पर एक 5 साल का बच्चा वायुसेना के फाइटर विमानों की कलाबाजियां देखकर हैरान था, अचरज में था। घर लौटते हुए अपने पिताजी से इस बच्चे ने बड़े जोश से कहा, पापा मैं फाइटर पायलट बनूंगा। पापा अंग्रेजी के मास्टर थे, सो उन्हें लगा बालमन है, कुछ दिन में भूल जाएगा। लेकिन इस बालमन की हट को आकार मिला 3 साल पुणे की राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में गुजार कर दिलीप पारुलकर ने सपने को सच कर दिखाया।
1963 में कमीशन्ड हुए और हिस्सा बने वायुसेना की 26वीं स्क्वाड्रन का। आगे की कहानी हमने आपको अभी बताई। इसके बाद 1983 में भारत सरकार ने पारुलकर को विशिष्ट सेवा मेडल से भी नवाजा। फिर 3 साल के बाद पारुलकर रिटायर हुए। हाल ही में 82 वसंत देखने के बाद रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन दिलीप पारुलकर ने अंतिम सांस ली। उनको हमारी तरफ से विनम्र श्रद्धांजलि और उनकी वीरता को भी नमन। उनसे जुड़ा ये तारीख का एपिसोड लिखा हमारे साथी अनुराग ने। तारीख में फिर आपसे मुलाकात होगी किसी नए किस्से कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और ललन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।